So finally now we are starting here one more important subject that is economics. ठीक है, और इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सबसे पहले तो, और जितना जल्दी हो सके हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, और क्योंकि ये पीपीटी वाला ख़तरनाक सब्जेक्ट है तो इसको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके आँखें फोड़ के पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो प्रारंभे शूरा विद्यार्थी। ठीक है, गुजरात की कहावत है यार कि प्रारंभ में तो सब कुछ बहुत हाई जोश रहता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या 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 होता है, यही जो जोश है वो ठंडा होता जाता है। ठीक है, पर ये जो जोश ठंडा होता है ये तभी ठंडा होता है जब आपके पास समय हो। ठीक है, समय नहीं हो और उसके बाद भी यदि जोश ठंडा हो रहा है ना, तो पर वो जोश दिखाने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, और अब तक जो हमने किया वो यही था। ठीक है, यही था। ठीक है, हमने क्या किया भाई, इतना टाइम पास किया, हमने इतनी बार कोर्स को टाला, सब कुछ किया, बट अब वो टाइम नहीं। इस बार यदि आपने कुछ किया तो आप इस सब्जेक्ट को छोड़ दोगे। ठीक है, छोड़ दोगे यानी आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कवर नहीं कर पाओगे। तो इस बार यदि कुछ किया, कुछ लापरवाही हुई तो दिक्कत हो जाएगी। लास्ट बार ये टॉपिक कर रहे हैं, लास्ट बार ये सब्जेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा कि हम इस सब्जेक्ट को दोबारा उठाएं। ठीक है, और आज से फिक्स 30 दिन का कोर्स बचा है। यदि हम एक दिन में 1.5 लेक्चर नहीं करेंगे, ठीक है, यदि एक दिन में हम सुबह 1.5 लेक्चर नहीं करेंगे तो हमारा ये कोर्स ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो 30 दिन में 45 लेक्चर हमें ख़त्म करने हैं। लेट्स स्टार्ट। सो प्रणाल सर का हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, और पहला इसमें जो पिलर है वो है मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। ठीक है, मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस मेंस में यदि देखा जाए तो 25-15-15 यानी मोस्ट यूज़फुल इन प्रीलिम्स बट लेस इन मेंस। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये हमें गाइड करेगा आगे करने में। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 12-12 नंबर की कई बार हमें 2 सवाल देखने को मिले हैं यहाँ से। ठीक है, वो भी जब मनी बैंकिंग फाइनेंस में कुछ रिफॉर्म वगैरह कुछ आ गया तो। ठीक है, कुछ आ जाता है यहाँ से। ठीक है, और 15 नंबर के भी कभी एक सवाल आ जाता है, कभी एक सवाल आ जाता है, बाकी तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स में यहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 6 से 8। प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 6 से 8। प्रीलिम्स में कितने आ जाते हैं? 6 से 8। ठीक है, सेकंड पिलर है हमारा बजट, जिसमें फाइनेंस कमीशन वगैरह कुछ आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट। ठीक है, ये कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, यदि हम देखें मीन्स में, ठीक है, तो 30, 25, 25, 15, 20। ठीक है, यानी आ जाते हैं यहाँ से फिर भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 25, 25 यानी 12.5 के 2, 15 के 2, 10, 15 ऐसे कुछ आ जाते हैं। सेकेंड लोएस्ट यूटिलिटी आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड यदि पिलर हम देखें तो वो है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ से 4, 7, 11, 2 ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसको हम क्या पता क्या ही कहेंगे, पर ठीक है, 4, 7, 11, 2। मीन्स की यदि बात करें तो 25, 30, 15। ठीक है, आ जाते हैं फिर भी मतलब यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या लिखा है? थर्ड लोएस्ट यूटिलिटी आफ्टर बजट। ठीक है, तो बजट से भी कम यूटिलिटी ये रखता है। ठीक है, फोर्थ यदि पिलर देखें तो वो है हमारा सेक्टर्स। ठीक है, इसमें जीडीपी आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन से लेके
5-6 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं एवरेज। ये ठीक है। सेक्टर जीडीपी और इन्फ्लेशन की बात करें, सेक्टर्स जीडीपी इन्फ्लेशन से बात करें तो ठीक है, सेक्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं, जीडीपी और इन्फ्लेशन, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। 25, 60, 50, 65, 55, 60, 85, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और ये कौन सा है, 4th पिलर। ठीक है, 4th पिलर सबसे इम्पोर्टेंट है। 5th पिलर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर में हम 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। मेंस की यदि बात करें तो 37.5 यानी 12.5 के 3 क्वेश्चन, 10 नंबर का एक, 15, 15, 15, 30। ठीक है, यानी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। ठीक है, लोएस्ट यूटिलिटी अमंग 6 पिलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर से आ जाते हैं। ठीक है, फिर 6th है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें 3, 4, 6, 2। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, मेंस में यदि देखें तो 50, 40, 60, 75, 85, 45 ऐसी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यूज़फुल फॉर बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स। ठीक है, तो 2016 में 29 क्वेश्चन, 29, 25, 28, 23, 14, 21 इतनी क्वेश्चन आ जाते हैं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और यदि हम देखें किस में, मेंस में, तो 175, 140, 180, 180, 200, 185, 125 यहाँ से इतने कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमने 6 पिलर देखे। ठीक है, तो हमारा अब फर्स्ट पिलर हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पिलर 1A स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1A। ठीक है, फर्स्ट पिलर, अब इसको हम और सेग्रीगेट करेंगे थोड़ा अच्छे से, बट अभी हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, बार्टर टू बिटकॉइन। ठीक है, फर्स्ट पिलर कौन सा है, फर्स्ट पिलर का यदि हम सब कैटेगराइज करें तो कौन सा है, बार्टर टू बिटकॉइन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, बार्टर टू बिटकॉइन, जिसमें हम एवोल्यूशन ऑफ मनी को सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें बार्टर ट्रेड होगा हमारा पहले, फिर गोल्ड पे आएंगे, फिर मेटल कॉइन्स पे आएंगे, फिर पेपर मनी पे आएंगे, फिर प्लास्टिक कार्ड्स पे आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी पे आएंगे, और फिर अल्टीमेटली हम पहुंचेंगे क्रिप्टो करेंसी पर। ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्या ही और क्या पता क्या ही और आएगा। ठीक है, सो बार्टर सिस्टम की हम बात कर रहे थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। सो इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस ह्यूमन नीड्स वर सिंपल एंड लिमिटेड। ठीक है, पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स विथ ईच अदर टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट्स। ठीक है, बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। क्या होता है बार्टर एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। क्लियर, जब आप गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करोगे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ बार्टर इकोनॉमी, और सी इकोनॉमी वेयर सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर ये पर्टिकुलर बार्टर ट्रेड होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सी इकोनॉमी, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, बार्टर सिस्टम कैन वर्क when there exists a double coincidence of want. Double coincidence of wants refers to the simultaneous fulfillment of mutual wants of buyers and sellers. ठीक है, तो बार्टर यहाँ पर जो एक्सचेंज है, ठीक है, वो जनरली किस पर डिपेंड होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स पर। ठीक है, किस पर डिपेंड होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स पर। ठीक है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, यानी मुझे जो चीज़ बेचनी है आपको वही चीज़ खरीदनी है। ठीक है, और आपको जो चीज़ बेचनी है वही चीज़ मुझे खरीदनी है, इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स कहेंगे। ठीक है, सो बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन देयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं हम, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट्स ऑफ म्यूचुअल वॉन्ट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। सो
ये हमने देखा। अब हम ज़रा कमोडिटी मनी पे आ जाते हैं, ठीक है। यानी हमने बार्टर सिस्टम तो पढ़ लिया, सिस्टम तो पता है क्या होता है, बट उसमें होता क्या है यूज़, कमोडिटी मनी। उसको स्टार्ट करते हैं जिसकी कोई एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जिसकी क्या होती है, अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक यानी अपनी खुद में एक वैल्यू होती है, ठीक है। सो जैसे हम बात करें तो आयरन नील्स, बियर पेल्स, कोकोआ बीन्स, व्हेल टीथ, गोल्ड नगेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो कई आइलैंड्स हैं, ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होता है, व्हेल जो टीथ वगैरह हैं ये सारा कुछ यूज़ होते हैं। आयरन नील्स, बियर पेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, गोल्ड नगेट्स यानी सोने के जो पर्टिकुलर छोटे छोटे से टुकड़े रहते हैं, ठीक है, वो यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम क्या है, पेरिशेबल होते हैं यानी ख़राब हो जाते हैं। ये नॉट यूनिफॉर्म होते हैं। जैसे गोल्ड नगेट्स की हम बात करें तो ये ऊपर नीचे रहते हैं, छोटे मोटे रहते हैं, छोटे बड़े रहते हैं, ठीक है। नॉट यूनिफॉर्म, नॉट प्योर रहते हैं, जैसे आयरन नील्स वगैरह। फॉरेनर्स में नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। अब कोई भी आइलैंड पर यदि कुछ भी बार्टर कम्युनिटी मनी यदि एक्सेप्टेबल है, ठीक है, आपस में जो मेंबर्स हैं उनके बीच, तो यदि बाहर से कोई आएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी फॉरेन ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, ठीक है, इनका क्या है, डिसएडवांटेजेस ही है, ठीक है, कि यदि डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स नहीं हुआ तो बार्टर एक्सचेंज नहीं होगा। देन सर्च कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज़ हाई, ठीक है। यदि मुझे पता है, अब देखो यार मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सारा कुछ पता है, ठीक है। सो स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ इज़ डिफ़िकल्ट, रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वैल्यू, ठीक है। यदि मैं टोमेटोज़ वगैरह कुछ एक्सचेंज कर रहा हूँ और मुझे कुछ ख़रीदना है, ठीक है, मुझे कार्ड्स वगैरह ख़रीदने हैं, ठीक है, तो अब फिर कार्ड्स वाले को ढूंढना और मैं अपने टोमेटो लेके जाऊँ, ठीक है, तो सर्च कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और टोमेटोज़ कैसे रहते हैं, पेरिशेबल रहते हैं, तो जब तक मैं ढूंढूँ जब तक आधे से तो वो सड़ी जाएंगी, टूट जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। सो डजेंट एनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर, डजेंट एनकरेज स्पेशलाइजेशंस एंड डिवीजन्स ऑफ लेबर, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं कि आपके पास गुड्स हों, और गुड्स जनरली किन के पास रहते हैं, गुड्स जनरली रहते हैं दोज हु प्रोड्यूसेस, ठीक है, यानी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं उनके पास ज़्यादा गुड्स रहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व रहना पसंद करेंगे, तभी तो उनके पास गुड्स रहेंगे एक्सचेंज करने के लिए ना। मनी की यदि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मनी की यदि हम बात करें, सो मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेज़र ऑफ वैल्यू, जिससे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू मेज़र कर सकते हो, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर हो, एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट यानी तोड़ के जब आप पेमेंट कर सको, ठीक है। सो मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, The term money is used to cover all such things like coins, currency notes, checks, which are used to conduct business transaction and settlements of business claims etc. ठीक है, समझो ज़रा ध्यान से। तो मनी क्या है, मनी वो उन सारी चीज़ों को कवर करती है, ठीक है, यानी कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स, जिससे क्या क्या कर सकते हैं हम, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, जो भी सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स, यानी लोन वगैरह यदि हम कुछ भी रहता है तो ऐसे बिजनेस क्लेम्स को हम क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, ठीक है। इट मस्ट बी नोटेड दैट मनी कैन बी एनी कमोडिटी चोजन बाय
कंसेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मनी वो सारा कुछ हो सकता है, ठीक है, जिसको या तो फिर ऐसे भी मान सकते हो कि मनी कोई भी चीज़ तभी हो सकती है जब वो कॉमन कंसेंट से कॉमन कंसेंट के कारण कि हम म्यूचुअली इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जब आप कॉमन कंसेंट से मान लो कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। ठीक है ना, फंक्शंस ऑफ मनी की बात कर रहे हैं। सो फंक्शंस ऑफ मनी की यदि मैं बात करूँ तो प्राइमरी वर्क क्या है, मेज़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ वगैरह मेज़र कर सकते हो। ठीक है, और वैल्यू जब मेज़र कर पाओगे तभी तो आप उसको डिविजिबल और फंजिबल बना पाओगे ना। ठीक है, यदि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की आप वैल्यू मेज़र कर पाओगे तभी तो आप उसको डिविजिबल और फंजिबल बना पाओगे ना। फिर क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, डिविजिबल एंड फंजिबल यानी लेबर को वेज चाहिए, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड, लैंड को रेंट पर स्क्वायर फीट प्राइस, कंपनी को प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट को बजट से रिलेटेड है, कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जीडीपी से रिलेटेड। ये सारा कुछ तभी हो पाएगा जब क्या होगा, आप वैल्यूज़ को मेज़र कर पाओगे। यदि मेज़र ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आप अपनी जो भी लेबर वगैरह उनको सैलरी कैसे दोगे। ठीक है, क्लियर। सो मनी का प्राइमरी वर्क क्या है कि वो मेज़र ऑफ वैल्यू कर पाए। ठीक है, वैल्यूज़ को मेज़र कर पाए। ठीक है, इसी कारण से तो इसी फंक्शन के कारण चीज़ें क्या हो सकती हैं, डिविजिबल हो सकती हैं और फंजिबल हो सकती हैं। ठीक है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की यदि मैं बात करूं, देन एक और प्राइमरी वर्क क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसको यूज़ किया जा सकता है। और यदि आप यूज़ कर रहे हो और सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है, तो ये वाइट मनी कहलाएगा, अदरवाइज ब्लैक मनी कहलाएगा। ठीक है, सो मनी इज़ हार्ड टू काउंटर फीट, इट्स ड्यूरेबल, पोर्टेबल एंड एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, सेकेंडरी वर्क क्या है, प्राइमरी वर्क कौन सा है, कौन कौन से हैं, प्राइमरी वर्क कौन कौन से हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेज़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो यही है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और सबसे ज़्यादा आप देखो मेज़र ऑफ वैल्यू पे फोकस मत करो पहले। ठीक है, पहले फोकस किस पे करो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है। पहला क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड क्या है, मेज़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, ठीक है, सेकंड क्या है, सेकेंडरी वर्क्स। ठीक है, प्राइमरी वर्क्स हमने देखा, अब हम देखते हैं सेकेंडरी वर्क्स। देन सेकेंडरी वर्क्स की हम बात कर रहे हैं। सो STD इसका शॉर्ट फॉर्म था, STD से याद रख सकते हो। ठीक है, STD से याद रख सकते हो, STD यानी स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, यानी हम इसको कहीं ना कहीं पे स्टोर कर सकते हैं एज अ सेविंग और इन अ बैंक। ठीक है, आप खुद से सेव कर सकते हो या तो बैंक में सेव कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, यानी आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी सैलरी वगैरह आ जाएंगी, वेजेस आ जाएंगी, रेमिटेंसेस वगैरह आ जाएगा इसमें। ठीक है, यदि ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू नहीं हो पाती तो आप ये सारा कुछ शेयर कैसे कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, देन डेफर्ड पेमेंट यानी EMI। प्राइस फ़ोन आईफोन का है कितना, 70,000, बाय आईफोन 3500 ओनली पर मंथ इंटू 24, 84,000। कंटीजेंट फंक्शन की बात करें तो कंटीजेंट यानी जो समय के साथ निकल आए हैं बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज यूजफुल एज। ठीक है, सो कंटीजेंट क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम यानी उधारी के लिए यदि ये सारा कुछ ना होता, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हो पाती, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू नहीं होती, डेफर्ड पेमेंट नहीं होती और ये सारा कुछ नहीं होता तो ये फंक्शन निकल के नहीं आते। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम नहीं होता, आप किसी को उधारी नहीं देते। ठीक है,
पता ही नहीं रहता कि आपको कितनी वैल्यू पर आपको एक्स्ट्रा कितनी वैल्यू चार्ज करनी है। वो तभी होगा ना जब सारा कुछ हुआ, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन निकले, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम क्या है? बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम यानी फाइनेंशियल मार्केट्स, शेयर्स, बॉन्ड एट्सेट्रा जैसी चीज़ें निकली, ठीक है। सेकंड क्या है? एम्प्लॉइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो? एम्प्लॉय कर सकते हो, यानी क्या कर सकते हो? एम्प्लॉय यानी इनको मोबिलाइज कर सकते हो आप, इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मनी हेल्प्स मोबिलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, शेयर्स, IPOs, ठीक है, ये सारा कुछ हो पाएगा। हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। नाउ कंटिजेंट फंक्शन एक और क्या है? क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम विया टैक्सेशन, ठीक है। या तो फिर आप क्या कर रहे हो, जो भी पर्टिकुलर मनी क्रिएट हो रहा है, या तो आप क्रिएट कर पा रहे हो या तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, ये तभी पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ मनी। क्या क्या? क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम विया टैक्सेशन। आप टैक्सेशन के थ्रू क्या कर पा रहे हो? या तो क्रिएट कर पा रहे हो या रीडिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो। नाउ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी की हमने बात की, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी फंक्शन की हमने बात की, STD यानी स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट। मनी की कंटिजेंट फंक्शन को हमने देखा, मनी इज़ बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी हेल्प्स एम्प्लॉइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड क्या देखा हमने? देखा मनी हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। नाउ हमने क्या देखा? बार्टर एक्सचेंज को देखा, बार्टर मनी को देखा हमने। देखो यदि मैं चाहूँ ना तो यहाँ पर वीडियो को रोक सकता हूँ, पर इस टॉपिक की उतनी औकात नहीं है कि मैं इसके लिए फिर से एक और वीडियो बनाऊँ, ठीक है। बकवास टॉपिक है, ठीक है, इसलिए इसी में ख़त्म करना पड़ेगा जितना भी है, ठीक है। सो मेटेलिक मनी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? मेटेलिक मनी स्टार्ट कर रहे हैं कि इसको बाद में करें। 2 3 4 5 6 7 फिएट मनी, बैंक और डिपॉजिट मनी, लीगल टेंडर मनी। तो मुझे लगता है अब इसको थोड़ा यहीं पर रोकना चाहिए, शाम को हम फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि करें मेटेलिक मनी कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये जो बाकी की जो मनी है ना, ये थोड़ी लेवल अप हो रहे हैं, ठीक है। बट मेटेलिक मनी और ये हिस्टोरिक चीज़ें हैं, तो इनको ख़त्म करना स्टार्ट कर सही रहेगा अभी पहले, ठीक है। सो मेटेलिक मनी हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेटेलिक मनी ये क्या से रहते हैं भाई? डिविजिबल रहते हैं, यानी इनको मेल्ट कर सकते हो आप, कंबाइन कर सकते हो, ये फंजिबल रहते हैं, ठीक है। इनकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, यानी इनकी अपनी में भी कोई वैल्यू रहती है, ठीक है। इवन फॉरेन ट्रेड पॉसिबल, प्रेशियस मेटल्स, यूनिवर्सल अपील, ठीक है ना। प्रोडक्शन लो लेकिन इनका रहता है, प्राइसेस स्टेबल रहती हैं, हाइपर इन्फ्लेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि इस लिमिटेड क्वांटिटी में रहते हैं, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटेलिक मनी की, तो पंच मार्क्ड कॉइन से चालू होते थे, ठीक है। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड कॉइनेज इज डीम्ड टू स्टार्ट विद द पंच मार्क्ड कॉइन्स issued between the 7th to 6th century BC and 1st century AD, ठीक है। These coins are called punch-marked because of their manufacturing technique, mostly made of silver. These bear symbol, each of which was punched on the coins with a separate punch, ठीक है। तो उनको एक पंचिंग की जाती थी, ठीक है, और पंचिंग जनरल की वो रहती थी, एक रॉयल मोहर टाइप की रहती थी, ठीक है।
They are broadly classified into two periods. The first period is attributed to the Janpadas और small local states. ठीक है, तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कहाँ चलती थी, तो ये जनपद पीरियड के टाइम पे चलते थे. ठीक है. द सेकेंड पीरियड एज एट्रीब्यूटेड टू द इम्पीरियल मौर्याज पीरियड. ठीक है, तो उस टाइम पे भी चलते थे. Then the motifs found on these coins were mostly drawn from nature like the sun, various animals, motifs, trees, hills, etc. ठीक है. ना पंच मार्क्ड कॉइन्स ये सिल्वर बेंट बार से पर्टिकुलर कहते हैं और ये यूज़ किया जाता होगा कहीं ना कहीं. ठीक है. ना इसके बाद हमें डायनेस्टिक कॉइन्स देखने को मिलते हैं मेटलिक मनी में ही. क्लियर. ओके, सो डायनेस्टिक कॉइन्स की हम बात करें. सो द अर्लीस्ट ऑफ दीज कॉइन्स रिलेटेड टू द इंडो ग्रीक्स. ठीक है, याद रखना अर्लीस्ट कॉइन कहाँ से आते हैं. इन द इंडो ग्रीक्स, शक, पहलवाज एंड कुशान्स. These coins are generally placed between the 2nd century BC and 2nd century AD. ठीक है. इंडो ग्रीक्स की यदि हम बात करें, सो हेलेनिस्टिक ट्रेडिशंस कैरेक्टराइज द सिल्वर कॉइन्स ऑफ द इंडो ग्रीक्स विद ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस फिगरिंग प्रोमिनेंटली अपार्ट फ्रॉम द पोर्ट्रेज ऑफ द इशूअर्स. ठीक है, तो ग्रीक गॉड्स वगैरह पोर्ट्री किया जाते थे और कई बार जो इशूअर है उसको भी पोर्ट्री किया जाता था. शकाज की बात करें, द शकाज कॉइनेज ऑफ द वेस्टर्न क्षत्रप्स आर परहैप्स द अर्लीस्ट डेटेड कॉइन्स, द डेट्स बीइंग गिवन इन द शक एरा विच कमेंस्ड इन AD 78. ठीक है, द शकाज एरा रिप्रेजेंट द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक. नाउ कुषाण की हम बात करें, सो कुषाण्स हु हेल्ड फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन डिपिक्टेड ओइशो यानी शिवा. ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करते थे. मून डाइटी, मीरो एंड बुद्धा इन देयर कॉइनेज. ठीक है. नाउ अर्लीस्ट कॉइनेज इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू द वीमा कैडफिसिस. ठीक है, तो वीमा कैडफिसिस के टाइम से इनका देखने को मिलते हैं. द कुषाण कॉइन्स जनरली डिपिक्टेड आइकोनोग्राफिक फॉर्म्स ड्रोन फ्रॉम ग्रीक, मेसोपोटामियन, ज़ोरास्ट्रियन एंड इंडियन मिथोलॉजी. ओके, आगे हम बात करें तो शिवा, बुद्धा एंड कार्तिकेय वर द मेजर इंडियन डाइटीज पोर्ट्रेट. शतवाहनास की हम बात कर रहे हैं. द डेट्स ऑफ देयर कमिंग इनटू पावर आर कंटेंशियस एंड आर वेरियसली पुट बिटवीन 270 BC टू 30 BC. ठीक है. दीज कॉइन्स वर प्रिडोमिनेंटली ऑफ कॉपर एंड lead. हाउएवर सिल्वर इशूज आर ऑल्सो नोन. ठीक है, तो कॉपर, लेड और सिल्वर जैसे यूज़ किए जाते थे. Then their coins were predominantly of the so these coins carried the motifs of the fauna like elephants, lions, bulls, horses, often juxtaposed against motifs from nature like hills, trees, etc. अरे यार. Okay, so the silver coins of Satavahanas carried portraits and bilingual legends which were inspired by the Chhatrapa types. So ये हमने कुछ देखा, स्वास्तिक है, हॉर्स है और ये नीचे की कॉइन्स में तो क्या पता क्या ये. नाउ वेस्टर्न क्षत्रप की हम बात करें, सो द लेजेंड्स ऑन द कॉइन्स वर जनरली इन ग्रीक एंड ब्राह्मी. Kharoshthi too was used. The Western Kshatraps coins are reckoned to be the earliest coins bearing dates. ठीक है, तो डेट यदि हम देखा जाए तो जिसमें डेट भी मेंशन है वो ये अर्लीस्ट कॉइन्स माने जा सकते हैं. ठीक है, हिस्ट्री का कुछ भरोसा नहीं. द कॉमन कॉपर्स कॉइन्स आर द बुल एंड हिल एंड द एलिफेंट एंड हिल टाइप्स. ठीक है. ना कमोडिटी मनी की बात है, मेटलिक मनी. मेटलिक की बात पेपर, टोकन और रिप्रेजेंटेटिव मनी, फिएट मनी. बैंक मनी देखेंगे, फिर डिपॉजिट मनी देखेंगे, क्रिप्टो करेंसी. ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बचा है, पेपर, टोकन और रिप्रेजेंटेटिव मनी और बैंक मनी और डिपॉजिट मनी, क्रिप्टो करेंसी, ये सारा कुछ. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, अभी हम फुल बॉडीड कॉइन्स और टोकन कॉइन्स को देखेंगे जो कि मेटलिक कॉइन्स का ही पार्ट हैं. ठीक है. सो फुल बॉडीड कॉइन्स की हम बात करें, सो फुल बॉडीड कॉइन्स रेफर्स टू दैट मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द मेटल इज इक्वल टू द फेस वैल्यू. ठीक है,
ऑफ द एनग्रेविंग ऑन द करेंसी, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर उसकी वैल्यू है आप उतनी में ही उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ठीक है। इट इज़ अनलिमिटेड लीगल टेंडर एंड मनी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंट्री। स्टैंडर्ड कॉइन्स आर जनरली मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और ऐसे कॉइन्स किससे बनाए जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर से, जिनकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू हो। ओके, सो डिबेसमेंट रेफर्स टू द लोअरिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी। फिर इसी में एक चीज़ क्या होती है, डिबेसमेंट होती है, ठीक है, यानी जब आप वैल्यू ऑफ करेंसी को क्या करो, कम करते जाओ, यानी मेटल की जो वैल्यू है उसको कम करते जाओ, ठीक है, दूसरे मेटल को जब आप क्या करो उसमें मिक्स कर दो, ठीक है। It is primarily associated with the coins made from precious metals such as gold and silver. A currency is debased when the coins are made with a mix of precious metals and base metals as opposed to purely precious metals. ठीक है, इसकी बात होते हैं टोकन कॉइन्स। टोकन मनी, और टोकन इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी दैट हैज़ अ लेसर इंट्रिंसिक वैल्यू कंपेयर टू इट्स फेस वैल्यू, ठीक है। जैसे हमारे पर्टिकुलर कॉइन है, सॉरी नोट्स हैं, जो हम 2000 की कॉइन्स को भी बनाने में 2.5-3 रुपये कुछ लगते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यानी क्या है, इसकी फेस वैल्यू 2000 या 2000 को ना भी लें तो 500 के नोट की, ठीक है, पर उसको बनाने में कितनी आती है, लागत आती है, पेपर पर सब कुछ मिला के तो 2.5-3 रुपये कुछ आती होगी, ठीक है। यानी क्या है, उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू उस पेपर की खुद की वैल्यू कितनी है, पेपर की खुद की वैल्यू कितनी है, कम है, ठीक है। सो टोकन मनी इज एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज अ मनी नॉट ड्यू टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू बट इंस्टेड बिकॉज ऑफ कस्टम और लीगल एनेक्टमेंट, ठीक है। तो क्या रहता है, टोकन मनी के पीछे क्या रहता है, एक लीगल सैंक्शन, एक लीगल प्रॉमिस, एक लीगल एनेक्टमेंट शामिल रहता है, ठीक है, इनके एक्सेप्टेंस को लेकर। सो टोकन मनी कॉस्ट लेस टू प्रोड्यूस देन इट्स फेस वैल्यू, ठीक है। कॉइनेज एक्ट 2011 प्रोहिबिट्स मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ध्यान से याद रखना, पहली बार कुछ अच्छा सा मिला है, नया सा, ठीक है। तो कम ही चीज़ ऐसी रहती हैं जो मुझे लगता है कि यार अनंत शर्मा जैसे विद्वान आदमी को याद रखना चाहिए कुछ, और वो है ये क्या, कॉइनेज एक्ट 2011, याद रखना कॉइन्स को लेकर कौन सा एक्ट गवर्न करता है, कॉइनेज एक्ट 2011। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाकी का सारा कुछ। सो फाइनली ये था हमारा डे 1, तो हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि डे 1 में आपको बहुत कुछ ख़त्म करना होगा। डे 1 में आपको बार्टर टू बिटकॉइन पूरा पिलर ख़त्म करना पड़ेगा, बट ठीक है,